हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारी चर्चा का जो विषय रहेगा वो है भारत शासन अधिनियम 1919। तो जैसा कि हमने पूर्व में जब हम बात कर रहे थे कि 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, उसमें कई ऐसी बात थी और कई बड़े दोष भी थे जिनके कारण उसको एक व्यवहारिक रूप से लागू नहीं किया जा सका पूर्ण रूप से। यदि हम सफलता के हिसाब से कहें तो उस दृष्टिकोण से वो पूर्ण रूप से सफल नहीं था। तो 1909 के अधिनियम के बाद और 1919 के अधिनियम के लागू होने तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में और उस समय अनेकों ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण जो 1919 का अधिनियम था उसको ब्रिटिश शासन को लागू करना पड़ा। एक तो प्रथम विश्व युद्ध के भय का जो वातावरण था उसमें अंग्रेजी शासन को भारतीयों और यहाँ की जो व्यवस्था है उसका सहयोग लेना ज़रूरी था। और उसी ऐसे ही समय में जैसे बंगाल विभाजन को रद्द करना, 1909 के अधिनियम में जो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था देकर उनकी सहानुभूति ब्रिटिश शासन ने बटोरी थी, वो वापस खिलाफत आंदोलन के कारण वापस से जो मुस्लिम थे वो अंग्रेज़ी सरकार के प्रति विरोधी हो गए थे। 1907 में जो कांग्रेस की फूट हुई थी वो 1916 के लखनऊ समझौते के माध्यम से पुनः कांग्रेस का सुदृढ़ीकरण हो गया। ये भी एक चुनौती का विषय ब्रिटिश शासन के समक्ष था। और ऐसी अनेक ढेर सारी जो जैसे रॉलेट सत्याग्रह है, वो रॉलेट जो एक्ट है, और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, ऐसी अनेकों ढेर सारी वो घटनाएं थी जिनके कारण आखिरकार ब्रिटिश शासन को संवैधानिक सुधारों का जो क्रम था उसको वापस से शुरू करना पड़ा। और उसी परिणति में 1919 का भारत शासन अधिनियम था वो ब्रिटिश शासन को लागू करना पड़ा। तो उपयुक्त जो भी घटनाएं थी उनकी पृष्ठभूमि में जो ब्रिटिश शासन था उसको विवश होकर अपनी नीति तथा उद्देश्यों को स्पष्ट करने हेतु 20 अगस्त 1917 को जो यहाँ के भारत सचिव थे मोंटेग्यू, उन्होंने एक घोषणा की। और उस घोषणा के माध्यम से उन्होंने उस घोषणा का यह लक्ष्य बताया कि भारत में स्वायत्त जो शासन है उसकी स्थापना करने का समय अब आ चुका है। तो उनकी इस घोषणा में जो 4 प्रमुख बातें थी वो इस प्रकार से थी कि जो ब्रिटिश शासन का जो लक्ष्य है वो भारत में स्वशासन को विकसित करना है, और दूसरा जो यह स्वशासन होगा वो एकदम न दिया जाकर एक क्रमिक रूप में या विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। और ये जो चरण हैं वो भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर होगा। यानी एक तो वो विभिन्न चरणों में दिया जाएगा, और वो चरणों का भी निर्धारण इस बात पर निर्भर है कि भारतीयों द्वारा उसकी प्रगति किस आधार पे या किस दृष्टिकोण से या किन किन तरीकों से विकसित होगी। यदि वो सही दिशा में चलती रहेगी तो ये चरणों का भी निर्धारण हो जाएगा, जैसे प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। और प्रगति का जो विषय है उसका निर्धारण का अधिकार भी भारतीयों के पास नहीं था, और वो केवल ब्रिटिश संसद और जो ब्रिटिश भारत सरकार है उसके द्वारा इस बात का निर्धारण किया जाना था। तो इस तरीके से उनकी इस घोषणा से यह लगने लग गया कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात अब हो रही है। तो ये जो घोषणा थी, जिसे कि अगस्त प्रस्ताव भी 1917 का कहा जाता है, तो भारतीय संवैधानिक इतिहास में इस घोषणा का बड़ा ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि यह प्रथम एक तो शासकीय घोषणा थी जिसके द्वारा भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्य डोमिनियनों की तरह स्वतंत्र डोमिनियंस की परिस्थिति प्रदान करना प्रस्तावित था। इस प्रस्ताव का जो सबसे बड़ा दोष था वो ये था कि जो उत्तरदायी शासन है उसका क्रमिक रूप से दिया जाना, न कि पूर्ण रूप से दिया जाना, और इस बात का निर्धारण करने का भी अधिकार केवल ब्रिटिश शासन के पास ही था। तो प्रथम विश्व युद्ध की दस्तक पास आती आती गई, और इस घोषणा को आधार मानते हुए ही और भारतीय जो जनमानस था उसका समर्थन हासिल करने के लिए जुलाई 1918 में मोंटेग्यू और जो चैम्सफोर्ड नाम से एक प्रतिवेदन तैयार किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो उत्तरदायी शासन है उसको सबसे पहले प्रांतों में लागू किया जाएगा, और जो भारत सचिव नामक जो पद था उसका नियंत्रण उन पे से हटाया जाएगा या कम किया जाएगा।
तो इसी प्रतिवेदन के आधार पर ब्रिटिश संसद ने दिसंबर 1919 को एक विधेयक तैयार किया, जो कि सम्राट की स्वीकृति के बाद अधिनियम का रूप उसने ले लिया, जिसे 1919 का भारत शासन अधिनियम कहा गया। यह अधिनियम बड़ा एक संवैधानिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसकी एक प्रस्तावना भी थी, और उस प्रस्तावना में जो मुख्य मुख्य बिंदु थे वो जैसे कि प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाएगा, ब्रिटिश जो भारत ब्रिटिश साम्राज्य है वो उसका अभिन्न अंग बना रहेगा, स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाएगा, ब्रिटिश नीति का लक्ष्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है, और वह उत्तरदायी शासन क्रमिक ढंग से धीरे धीरे विकसित किया जाएगा। इस अधिनियम में जो और अन्य बड़ी खास बातें थी, उससे जो प्रशासन था और जो ब्रिटिश शासन जो यहाँ स्थापित था उसमें कई बड़े परिवर्तन किए गए, जैसे गृह शासन संबंधी जो प्रावधान है उनमें परिवर्तन किया गया, और भारत सरकार से संबंधित जो भी प्रावधान थे उनमें भी परिवर्तन किया गया। तो यदि हम इनकी बिंदुवार चर्चा करें तो जैसे पहला जो भारत सचिव है, जो कि प्रमुख अधिकारी होता था गृह सरकार के रूप में भारत में, जो ब्रिटिश सरकार का नुमाइंदा होता था, तो उसको नियंत्रण करने के लिए उसकी सबसे पहले तो उसकी शक्तियों में कमी की गई। जैसे उसका जो वेतन था, अब वो वेतन ब्रिटिश कोष से दिया जाने लगा, वो पहले भारतीय राजस्व से ही दिया जाता था, और प्रांतों में उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में कमी करने के लिए उसके अधिकारों में कटौती की गई, और उसकी ऊपर भी देखने के लिए इंग्लैंड में भारत की लिए एक हाई कमिश्नर, एक नए पद की नियुक्ति की गई, जिससे कि भारत सचिव की कुछ शक्तियाँ उनको हस्तांतरित की गई। तो एक प्रकार से वो हाई कमिश्नर उस भारत सचिव पर चौकसी का काम उनको सौंप दिया गया। दूसरा, अधिनियम में जो पूर्व में केंद्र में जो एक सदनीय व्यवस्थापिका थी उसको समाप्त करके अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई, जिसके दो नाम थे, केंद्रीय विधानसभा और दूसरा राज्य परिषद। दोनों के क्रम से 145 व 60 सदस्य होते थे, तो कार्यकाल भी 3 और 5 वर्ष का रखा गया, परंतु गवर्नर जनरल था उनको उनके कार्यकाल में वृद्धि की शक्ति सौंपी गई। तो वर्तमान में जो भारतीय संसद है उसके जो हमें चिन्ह है, आरंभिक चिन्ह है, वो यहाँ 1919 के अधिनियम में देखने को मिल सकते हैं। तो द्विसदनात्मक जो शासन व्यवस्था है उसकी शुरुआत 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई। यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये रही कि जो गवर्नर जनरल का जो पद था, जो कि पहले से काफ़ी शक्तिशाली था, उसको और भी शक्तिशाली बनाया गया। उसे जैसे शांति, सुरक्षा तथा ब्रिटिश भारत के हितों के लिए कानून बनाना, अध्यादेश जारी करने का अधिकार यहाँ सौंपा गया। उसकी कार्यकारिणी के पर विधानमंडल का कोई नियंत्रण अभी भी यहाँ किसी को नहीं दिया गया था। कार्यकारिणी सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार यथावत रखा गया, और भारत के संपूर्ण प्रशासन पर निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण का जो अधिकार था वो गवर्नर जनरल को पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया था। और वर्तमान जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, उसी प्रकार उसी समय जो सैन्य और जो सैनिक हैं उनका जो अध्यक्ष या उनका संचालन का जो कार्य था वो भी गवर्नर जनरल के पास होता था। अगला, जैसे ब्रिटिश प्रांतों में इस अधिनियम के द्वारा प्रथम बार थोड़ी मात्रा में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी, यानी केंद्र से हटाई गई शक्तियों को सौंपकर उन्हें थोड़ा विस्तृत किया गया, अर्थात जो केंद्रीय और जो प्रांतीय विषय थे उनमें यहाँ पहली बार भेद किया गया कि भाई प्रांतों को प्रांतीय जो विषय हैं उनके प्रशासन में अधिक स्वाधीनता प्रदान की जाएगी या दी जाएगी। और जो लॉर्ड कर्जन थे जिन्होंने कि केंद्रीकरण की नीति पर बल दिया था, शक्तिशाली केंद्रीकरण की नीति पर, उसमें यहाँ परिवर्तन कर या समाप्त करके उत्तरदायी शासन की स्थापना के उद्देश्य से विकेंद्रीकरण की नीति को इस अधिनियम में अपनाया गया। तो इस आधार से यहाँ क्या किया कि जो विषय थे, यानी जो प्रांतीय विषय थे जहाँ हमें उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था, उसको दो भागों में बांट दिया गया, एक आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। जो आरक्षित विषय थे वो गवर्नर जो जनरल है उनके प्रति गवर्नर है उनके प्रति उत्तरदायी बनाया गया, और उसकी जो कार्यकारिणी थी उनके अधीन उसको
किया गया और जो प्रांतीय विधानमंडल के नियंत्रण से मुक्त थे। तो जो आरक्षित विषय थे यानी बड़े महत्वपूर्ण विषय होते थे, जैसे पुलिस, न्याय, जेल, वित्त और भू राजस्व, सिंचाई आदि, ये बड़े महत्वपूर्ण जो विषय थे वो आरक्षित विषयों के अंतर्गत रख उन्हें गवर्नर जनरल थे गवर्नर, उनके अधीन और उनकी कार्यकारिणी के अधीन उसको बनाया गया। दूसरा एक विभाजन किया उन्होंने हस्तांतरित विषयों को लेकर, जो कि उत्तरदायी मंत्रियों की अधीनता में उनको रखा गया। तो जो प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे और उनका कार्यकाल विधानमंडल में बहुमत के समर्थन पर आधारित रखा गया और वो इनका निष्पादन के कार्य वो मंत्रिमंडल करता था। तो जिसमें कम महत्व के विषय थे, जैसे शिक्षा, कृषि, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि। तो इस प्रकार ये जो प्रणाली थी वो द्वैध शासन प्रणाली कहलाई, जो कि प्रांतों में लागू की गई। और इस अधिनियम का जो सबसे बड़ा दोष भी इसी प्रणाली को लेकर या सवाल था जो उठने लग गया था या आलोचना इस अधिनियम की गई, वो इसी प्रणाली को लेकर के की गई थी। अन्य बातों में यदि हम देखें तो इस अधिनियम के द्वारा मताधिकार को और अधिक विस्तृत किया गया और जो प्रत्यक्ष निर्वाचनों का सूत्रपात भी यहाँ किया गया पहली बार। और जो सांप्रदायिक जो निर्वाचन है उसको मुस्लिमों से बढ़ाकर सिखों, आंग्ल भारतीयों और उनको में भी उसका विस्तार कर दिया गया। एक लोक सेवा आयोग की भी व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा की गई थी और जो देसी रियासत है और उनके जो राजा हैं उनको महत्व देने के लिए एक नरेश मंडल की भी यहाँ स्थापना की गई थी, क्योंकि शुरू से ही वो अंग्रेजों के प्रति वफादार हुआ करते थे। तो उनको एक अलग, उनके गौरव को देखते हुए, उनको देखते हुए एक अलग प्रकार से एक व्यवस्था, एक संस्था की व्यवस्था की गई जिसे नरेश मंडल नाम दिया गया और 1921 में दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ एक चीज़ और जो बड़ी खास बात है जिसके आधार पर एक लंबी लड़ाई और स्वतंत्रता संग्राम में लड़ी गई कि 10 वर्षों के भीतर एक आयोग की नियुक्ति होगी जो इस अधिनियम की समीक्षा करेगा और नए सुधारों की उन्नति तथा जो क्रियान्वयन के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपेगा। तो इसी के आधार पर जो 1927 में जो साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई वो इसीलिए की गई क्योंकि उसकी नियुक्ति की बात इस अधिनियम में रख दी गई थी। तो आंशिक रूप से प्रांतों में जो उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई वो एक सराहनीय प्रयास था। फिर भी इस अधिनियम में जो मौलिक दोष थे, जैसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का और अधिक प्रोत्साहन देना, केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हुई क्योंकि जो विधानमंडल लोकतंत्र था परंतु जो कार्यपालिका कैसी थी, नौकरशाही थी। दोषपूर्ण द्वैध शासन प्रणाली इसके अंतर्गत थी क्योंकि जो विषय थे उनको 2 भागों में जो उनका विभाजन किया वो सिद्धांत बिल्कुल ही गलत और मौलिक नहीं था। और जो महत्वपूर्ण जो विषय थे वो गवर्नर ने अपने अधीन रखे थे, जिन पर की जो उत्तरदायी शासन की हम बात कर रहे थे, यानी जो मंत्री हैं जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे, उनको उस पर किसी भी प्रकार से कोई भी बोलने का या वोट देने का या कोई भी नियम कायदे बनाने का अधिकार उनके पास नहीं था। तो इस प्रकार से जो द्वैध शासन प्रणाली थी जिसके अंतर्गत वो मान रहे थे कि भाई प्रांतों में हम आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे और विषयों को 2 भागों में बांट करके, लेकिन हुआ क्या, ये केवल एक औपचारिक रूप से घोषणा थी जिसको भारतीयों को बिल्कुल अपने स्वार्थों की सिद्धि करने के लिए एक मूर्ख बनाने जैसा काम था। क्योंकि वास्तविक शक्तियाँ सभी अभी भी ब्रिटिश शासन के पास थी। तो इस प्रकार जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसमें मंत्रियों को 2 स्वामियों के प्रति वफादार बनाया गया और वो केवल सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करते थे। और इन्हीं सभी बातों के कारण जो द्वैध शासन है उसकी असफलता सिद्ध हुई और उसी के कारण 1919 का अधिनियम पूरे भारतवर्ष में बड़ा जोर शोर से विरोध किया और उसके द्वारा दी गई जो धाराएं थी और उनसे जो प्रशासन में जो परिवर्तन किए गए थे वो आलोचना के विषय बन गए थे। तो इस प्रकार जो वास्तविक शक्ति से वंचित मंत्रियों को जब रखा गया और जो कि सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के आधार पर उनके पद को सृजन किया गया
और उसी सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के आधार पर जो विधानमंडल थे उनको द्विसदनात्मक बनाया गया, लेकिन वो सब केवल कागजी बातें होकर रह गई थी। हकीकत में और जो व्यवहारिक रूप में ऐसा कुछ भी देखने को यहाँ नहीं मिला था। तो इसी कारण 1919 का अधिनियम पूर्ण रूप से असफल रहा और उसी के आधार पर जब इसकी समीक्षा करने आए साइमन कमीशन जो आयोग था 10 वर्ष के बाद, उसका भी इसी अधिनियम की क्रियान्वयन में बड़ा भारी विरोध का सामना उनको करना पड़ा था। तो ये 1919 का अधिनियम जो कि ब्रिटिश हितों की दृष्टिकोण से बड़ा सफल था, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण और भारतीय संवैधानिक विकास की दृष्टि से पूर्ण रूप से असफल रहा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी नई बातें जो कि इन्होंने यहाँ जिनकी शुरुआत की, वो आज भी मौलिक रूप से हमारी संवैधानिक व्यवस्था का अंग बनी हुई हैं। तो ये आपका भारत शासन अधिनियम था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।